Now it starts with regulation of gene expression. जीन रेगुलेशन का एक्सप्रेशन कैसे होता है। अभी तक तो हमने ये पढ़ लिया कि एक डीएनए था, डीएनए में रेप्लिकेशन होना चाहिए एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, डीएनए थर्मोस्टेबल या जो भी है स्टेबिलिटी है केमिकली और स्ट्रक्चरली एबल टू म्यूटेट, और डीएनए एक्सप्रेस भी करता है वाया एमआरएनए। तो डीएनए से एमआरएनए बनाया, ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए को एक्सप्रेस किया इन द फॉर्म ऑफ पॉलीपेप्टाइड विच इज ट्रांसलेशन। अब बात ये आती है कि क्या सारे के सारे जीन हमेशा पॉलीपेप्टाइड बनाते ही रहते हैं, या कुछ ऐसे जीन हैं जिन्हें जरूरत पड़ने पे आप बंद कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं कि वो पॉलीपेप्टाइड ना बनाए, या किसी कंडीशन में ऑन कर सकते हैं कि अब वो पॉलीपेप्टाइड बनाए। तो दैट इज कॉल्ड रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जैसे कल जब पढ़ा रहा था तब भी मैंने बोला था, यहाँ पे आपको ट्रांसक्रिप्शन में द जीन सब हेडिंग पढ़ाई थी, तो वहां ये था कुछ जीन ऐसे भी होते हैं जिन्हें रेगुलेटरी जीन बोलते हैं। उनका डायरेक्ट, उनकी जो प्रोटीन या उनका जो पॉलीपेप्टाइड है वो हमारे स्ट्रक्चर या फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ सिस्ट्रॉन। जो सिस्ट्रॉनिक जीन है जिनके पॉलीपेप्टाइड से प्रोटीन बनती है, वो फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनको रेगुलेट करने में वो रोल प्ले करते हैं। तो हमें उन्हीं के बारे में पढ़ना है, और वो भी जीन रेगुलेशन भी प्रोकैरियोट का, बैक्टीरिया का। यूकैरियोट में कैसे होता है और कॉम्प्लेक्स टाइप का है, वो सिलेबस में दी रही है। सो जीन रेगुलेशन इन यूकैरियोट पढ़ना है ना। हालांकि जो चीज कॉमन है वो आप कॉमन पढ़ेंगे। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन के एक्सप्रेस करने का मतलब है पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस, प्रोटीन की सिंथेसिस। क्योंकि जीन किसी को दिखाई नहीं देती है ना। बायोटेक में आपने पढ़ा हो या इस चीज को समझा हो, वहां पे एक कॉमन प्रो वर्ब यूज होती है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ जीन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सप्रेशन ऑफ जीन। एक्सप्रेशन ऑफ जीन इज मोर इंपॉर्टेंट देन इनकॉर्पोरेशन ऑफ जीन। आप प्लाज्मिड में डिजायर्ड जीन डाल दें, उससे कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि आपको दिख तो कुछ रहा ही नहीं है कहाँ पे प्लाज्मिड को काटा, कहाँ से जीन को निकाला, किसमें जोड़ा, कहाँ डाला। इंपॉर्टेंट क्या है कि डालने के बाद वो जीन एक्सप्रेस करे। अगर उससे प्रोटीन हमारी बन रही है आरडीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो इट्स गुड। तो हमारा एक्सपेरिमेंट काम का है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें जीन डालने से मतलब नहीं है, हमें तो वो प्रोडक्ट चाहिए जो बनना है। सो दैट्स वाई इनकॉर्पोरेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एक्सप्रेशन। यहाँ पे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, एक्सप्रेशन। पहले जीन को समझते हैं। जीन में कुछ जीन ऐसी होती हैं जिनका प्रोडक्ट यानी जिनका पॉलीपेप्टाइड, जिनकी प्रोटीन हमें नॉन स्टॉप चाहिए 24/7। ऐसे जीन कभी ऑफ नहीं होते, दे आर ऑलवेज ऑन। बर्थ के साथ ऑन हो गए और डेथ के साथ ही ऑफ हो गए। इनको बोलते हैं हाउस कीपिंग जीन। हाउस कीपिंग स्टाफ कभी अपना काम बंद नहीं करता। इनको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। ये वो जीन है जिनके एक्सप्रेशन हमेशा होता है, दे आर कॉन्स्टेंटली एक्सप्रेस themselves, हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करते रहते। क्यों ऐसा है? बिकॉज दियर प्रोडक्ट्स, जीन का प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोटीन है ना, पॉलीपेप्टाइड्स। सो दियर प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल सेलुलर एक्टिविटीज। हमेशा चाहिए है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कहा जाए तो जीन फॉर एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस। मान लीजिए ग्लाइकोलिसिस में आपने एक एंजाइम पढ़ा, द फर्स्ट एंजाइम इज हेक्सोकाइनेज। तो अगर हेक्सोकाइनेज एक एंजाइम यानी कि एक प्रोटीन है, तो हेक्सोकाइनेज को बनाने वाला जीन भी होगा। अब क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी बॉडी में हेक्सोकाइनेज को बनाने वाला जो जीन है वो बंद कर दिया जाए? नहीं हो सकता।
हमारी बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं वो सारी की सारी ग्लूकोज को एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज करना बंद कर दें, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो यानी हेक्सोकाइनेज को बनाने वाला जीन हमेशा ऑन ही रहेगा, जब तक हमारी डेथ नहीं होगी तब तक वो जीन अपना काम करना कभी बंद नहीं करेगा। सो दोज जीन्स आर कॉल्ड। या इसी तरीके से एटीपीएस, एटीपीएस वो एंजाइम है जो एटीपी का डाइजेशन, एटीपी को तोड़ता है इनटू एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेटेज एंजाइम जो है वो हमेशा चाहिए, बिकॉज एटीपी एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है। अगर ये एंजाइम नहीं बनेगा तो एटीपी एडीपी में कैसे चेंज होगा, एनर्जी कैसे मिलेगी, बिना एनर्जी के बॉडी सर्वाइव कैसे करेगी। तो ये कभी रुकते नहीं है, हमेशा ऑन रहते। दूसरी तरफ कुछ ऐसे जीन है जिनको जरूरत पड़ने पे ऑन या ऑफ किया जा सकता है, दे आर कॉल्ड लग्जरी जीन। इनको नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव बोलते, नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। दे आर जीन्स which are not always expressed, हमेशा इनका एक्सप्रेशन नहीं होता। मतलब they can be switched, switch, switched off और switched on। या तो इनको ऑन किया जाएगा या ऑफ किया जाएगा, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से। जैसे इसी में आप एग्जाम्पल पढ़ोगे, जैसे अगर कहा जाए तो लैक्टोज सिस्टम इन ई कोलाई, जो हमें पढ़ना है, हमारे लिए यही एग्जाम्पल आएगा बैक्टीरिया में। या दूसरा हो सकता है जीन फॉर नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम। नाइट्रेट रिडक्टेज वो है जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का है इन प्लांट्स। ये ऐसे हैं कि जब जरूरत पड़ेगी तब आएंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि नॉर्मली काम कर रहे हो, उन्हें मना किया जाएगा कि मत करो, या नॉर्मली काम नहीं कर रहे, उन्हें कहा जाएगा कि काम करो। तो आइदर स्विच ऑफ और स्विच ऑन, तो कंडीशन है इनमें। यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, हाउसकीपिंग हमेशा काम करेगा, है ना, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं। अब जो ये लग्जरी जीन होते हैं ये दो अलग अलग कैटेगरी में आते हैं कि इनको ऑफ करेंगे या ऑन करेंगे, है ना। यहां से ये कहलाते हैं इंड्यूसिबल जीन या रिप्रेसिबल जीन। इंड्यूस करोगे या रिप्रेस करोगे, उस बेसिस पे जो लग्जरी जीन है वो दो टाइप के होते हैं। इंड्यूसिबल क्या होते हैं, जो नॉर्मली ऑफ हैं, अपना काम नहीं कर रहे, है ना, इन्हें कंडीशनली ऑन करना पड़ेगा। जब रिक्वायरमेंट होगी तो इन्हें आप ऑन करोगे। और इसके लिए इन्हें क्या चाहिए, इसके लिए इन्हें एक इंड्यूसर चाहिए, कोई बताएगा जाके इनको कि भाई ऑन करो, तुम्हारे प्रोडक्ट की अब जरूरत है। जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम एक सर्टेन एज के बाद बनते हैं, है ना। अब सर्टेन एज के बाद बनते हैं, मान लीजिए बर्थ हुई तो बर्थ के टाइम से तो टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, एलएच, है ना, एफएसएच, ये सब तो नहीं बनेंगे ना, एक सर्टेन टाइम के बाद बनेंगे। लेकिन जीन तो हमें जाइगोट में पहले से ही मिला ना, मेल फीमेल के अकॉर्डिंगली। तो एंजाइम या हार्मोन एक सर्टेन टाइम के बाद बन रहे हैं, बट उनका जीन तो हम बाई बर्थ लेके आए, तो उतने सालों तक वो ऑफ रहेंगे। अब उन्हें कहा जाएगा कि एक सर्टेन एज के बाद एक इंड्यूसर होगा जो उन्हें जाके बताएगा, उन्हें इंड्यूस करेगा कि तुम अपना काम करना अब शुरू करो। सो दैट्स वाई इंड्यूसिबल जीन का कॉन्सेप्ट है। कंडीशनली ऑन होंगे, और ऑन कब होंगे, इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, जब इंड्यूसर होगा तो। ऐसे ही कुछ जीन हमारी बॉडी में है जो नॉर्मली ऑफ की जगह नॉर्मली ऑन है, उन्हें कंडीशनली ऑफ किया जाएगा।
कि अब अपना काम करना बंद कर दो। ऐसे भी जीन आपको मिलेंगे। ऐसे भी बॉडी में आपने जूलॉजी में बहुत सारी ग्लैंड्स पड़ी होंगी जो एक सर्टेन टाइम के बाद अपना काम करना बंद कर देती है। तो वो भी आपने एंडोक्राइन में ग्लैंड्स पड़ी होंगी कि वो 21 साल या 22 साल के बाद अपना काम करना बंद कर देगी, तो उसे फिर बंद करने के लिए कहा जाएगा। तो काम कर रही थी तो उसे रिप्रेस किया जाएगा, उसे सप्रेस किया जाएगा। सो दैट्स व्हाई ये रिप्रेसिबल जीन है। इन प्रेजेंस ऑफ रिप्रेसर तो वो कंडीशनली ऑफ, क्योंकि ये नॉर्मली ऑफ थे, जरूरत पड़ने पे ऑन होंगे। मतलब 10 साल में पता चला 9 साल तो अपना काम किया नहीं, केवल 1 साल काम किया, तो इसको नेगेटिव एस्पेक्ट में रखा गया। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो क्या बोलते हैं, नेगेटिव कंट्रोल बोलते हैं, जैसे इंड्यूसिबल कंट्रोल या नेगेटिव कंट्रोल। ये क्योंकि नॉर्मली अपना काम कर रहे थे, एक सर्टेन टाइम था कि अब मत करो आप काम, तो इसलिए ये पॉजिटिव कंट्रोल कहलाता है। यहाँ पे जो जीन्स हैं, जो इंड्यूसिबल जीन होते हैं, जो नेगेटिवली कंट्रोल होते हैं, ऐसे जीन यूजुअली उन एंजाइम्स को कोड करते हैं, उन एंजाइम्स को एक्सप्रेस करने के लिए हैं जो कैटाबोलिक पाथवे में आते हैं, जहाँ पे चीजें टूटती हैं। सो दे आर यूजुअली इन्वॉल्व इन कैटाबोलिक पाथवे। अब कैटाबोलिक पाथवे में मान लीजिए आपने रेस्पिरेशन पढ़ा, तो रेस्पिरेशन में ये तो छोड़ दीजिए ग्लाइकोलिसिस वाले, मान लीजिए फैट के थ्रू अगर बॉडी रेस्पायर कर रही है। अब फैट के थ्रू रेस्पायर करने के लिए अगर कोई एंजाइम चाहिए, तो जब फैट होगा तभी तो वो ऑक्सीडाइज होगा ना। बहुत सारी सेल्स में तो फैट होता नहीं, फैट तो एडिपोज टिश्यू में पड़ा है, वो भी गिने चुने जगह होते हैं। बट ग्लूकोज तो हर एक सेल के अंदर होता है। तो ग्लूकोज को बनाने वाला, डाइजेस्ट करने के लिए अगर हेक्सोकाइनेज चाहिए सबसे पहले, तो वो तो हाउस कीपिंग में चला गया, कभी बंद ही नहीं होगा। लेकिन फैट को डाइजेस्ट करने के लिए अगर आपको कुछ चाहिए, बीटा ऑक्सीडेशन फैटी एसिड्स का करना है, तो वो कंडीशन है, और वो एक कैटाबोलिक पाथवे है ही, क्योंकि वहां फैट के मॉलिक्यूल को तोड़ना है। सो कैटाबोलिक पाथवे में यूजुअली ये वाला आता है। ये आता है एनाबोलिक पाथवे में, जहाँ सिंथेसिस होती है, क्योंकि नॉर्मली अपना काम कर रहे थे ना, तो इसलिए ये एनाबोलिक पाथवे में आता है। ये आपके पैराग्राफ की फॉर्म में दिया मैंने आपको, अलग अलग करके सारी चीजें समझा दी कि बॉडी में बहुत सारे जीन हैं। सबसे पहले तो वो जीन जो अपना काम लगातार करते रहते हैं, बिना कहे किसी को इंड्यूस या रिप्रेस करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ नहीं भी करोगे तो भी अपना काम करेंगे, लग्जरी, सॉरी, हाउस कीपिंग या कॉन्जिक्यूटिव। कुछ ऐसे हैं जिन्हें कहना पड़ेगा कि काम करो या ना करो, तो अकॉर्डिंगली वो कहलाते हैं लग्जरी या नॉन कॉन्जिक्यूटिव। फिर वो दो टाइप के हैं, इंड्यूसिबल या रिप्रेसिबल, या नेगेटिव कंट्रोल या पॉजिटिव कंट्रोल, कैटाबोलिक पाथवे या एनाबोलिक पाथवे। इंड्यूसिबल वो जिन्हें इंड्यूस करना पड़ेगा कि तुम काम करो, तो नॉर्मली ऑफ थे, एक इंडक्शन दिया, इंड्यूसर दिया, तो वो ऑन हो गए। रिप्रेसिबल वो है जिन्हें कहा जाएगा कि काम करना बंद करो, अब तक कर रहे थे बट अब बंद करो, तो उन्हें एक रिप्रेसर की जरूरत पड़ेगी जो उस चीज को सप्रेस करेगा, एंड अकॉर्डिंगली वो काम करना बंद करेगा। सो दैट्स वाई ये एक लेआउट हो गया। क्या अब जीन का रेगुलेशन पढ़ोगे तो किस लेवल पे पढ़ोगे, मतलब ये आपके पास तीन पॉसिबिलिटी है। ये तो रेगुलेट होने से रही, कॉन्टिन्यूसली ऑन ही है ये तो। इनमें आपको रेगुलेट की जरूरत पड़ती है, इंड्यूसिबल और रिप्रेसिबल। इनको गवर्न करना पड़ेगा कि ऑन हो या ऑफ। जब आप जीन रेगुलेशन करेंगे प्रोकैरियोट में, तो कहाँ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, जीन को रेगुलेट करना है, रेगुलेट हमेशा लग्जरी जीन को किया जाएगा ना, वो डाउट आपका कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको प्रोकैरियोट में मान लीजिए जीन का रेगुलेशन करना है, तो कहाँ करेंगे। सो वी हैव टू कंट्रोल पॉइंट्स। या तो आप जीन से एमआरएनए ना बनने दो, ट्रांसक्रिप्शन मत होने दो, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, या आप एमआरएनए बन गया है उससे प्रोटीन ना बनने दो, ट्रांसलेशनल लेवल। दो हमारे पास चेक पॉइंट हैं किसी प्रोकैरियोट में रेगुलेट करने के लिए। भाई अल्टीमेटली दो स्टेप में काम हो रहा है ना,
तो आप ट्रांसक्रिप्शन को मत होने दो या ट्रांसलेशन को मत होने दो। बहुत सारे जीन को कंट्रोल करने वाली जो एंटीबायोटिक्स आती हैं प्रोकैरियोट्स में, उनका मोड ऑफ एक्शन यही है, या तो वो ट्रांसक्रिप्शन को नहीं होने देंगी तो भी फाइनली प्रोटीन नहीं बनेगी, या ट्रांसलेशन को नहीं होने देगी तो भी फाइनली प्रोटीन नहीं बनेगी। यूकैरियोट की बॉडी क्योंकि कॉम्प्लेक्स है इसलिए कंट्रोल पॉइंट्स भी बहुत सारे हैं। यूकैरियोट में जो कंट्रोल होगा, पहला तो है कंडेंसेशन का लेवल। जीन से आप एमआरएनए तभी तो बना पाओगे ना जब आपके पास डीएनए होगा। हमारा तो डीएनए भी न्यूक्लियोसोम, सोलेनाइड, स्कैफोल्ड से होता हुआ क्रोमोसोम पे है। तो जब तक आप क्रोमोसोम को डीकंडेंस करके डीएनए नहीं लाओगे तब तक कैसे होगा। और क्रोमोसोम से डीएनए लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नॉन हिस्टोन और हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन हटानी पड़ेगी, तब कहीं जाके आपको क्रोमोसोम से डीएनए मिलेगा। तो एक तो कंट्रोल पॉइंट हमारा यही हो गया। फिर डीएनए अगर मिल चुका है तो फिर आप डीएनए से एमआरएनए बनना रोक सकते हो, तो आप ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे कंट्रोल कर सकते हो। फिर हमारा जो बनेगा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट वो एक्सॉन इंट्रॉन वाला होगा जो 48 घंटे तक यूज हो सकता है। तो आप चाहे तो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट को प्रोसेसिंग में ही ना जाने दें, ये भी हो सकता है। तो वी हैव पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल। भाई प्रोकैरियोट में तो होता नहीं, तो इसलिए ऐसा कोई लेवल था नहीं जहाँ पे आप कंट्रोल करो। मान लीजिए मैं स्पाइसिंग ही ना होने दूं, मैं कैपिंग और टेलिंग ही ना करूं, मैं मैच्योर एमआरएनए ही ना बनने दूं, तो आगे कोई काम कैसे होगा। या फिर आपका वही ट्रांसलेशन मत होने दीजिए, है ना। और फिर क्योंकि हमारी बॉडी में प्रोटीन बहुत सारी हैं, तो हमारे पास तो बहुत सारी प्रोटीन के टर्शियरी, क्वाटरनरी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं। मैं उन्हीं को नहीं बनने दूंगा। पॉलीपेप्टाइड बन गया बट उनको यूज करके, मान लीजिए अल्फा और बीटा पॉलीपेप्टाइड बन गया बट मैं हीमोग्लोबिन ना बनने दूं, मैं उसमें से आयरन ही हटा देता हूँ, बिना आयरन के तो नहीं बनेगा ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि वी हैव पोस्ट ट्रांसलेशनल कंट्रोल या लेवल। तो हमारे पास बहुत सारे चेक पॉइंट हैं जीन को एक्सप्रेस ना करने के लिए या करने के लिए इन सर्टेन सिचुएशन। प्रोकैरियोट में केवल दो ही। अब इन सब कंट्रोल पॉइंट में से आपको एक केवल पढ़ना है, वो भी आपका टॉपिक क्या है, जीन रेगुलेशन एट, ये फर्स्ट वाला, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल और वो भी इन प्रोकैरियोट। आपकी बुक में केवल एक ये दे रखा है जिसमें लैक ओपेरॉन आप पढ़ते हो। तो पहली चीज ये कि जो भी आप अभी ओपेरॉन पढ़ोगे वो ओपेरॉन ट्रांसक्रिप्शनल लेवल का जीन रेगुलेशन है, और वो भी बैक्टीरिया में। एक क्वेश्चन नीट में आया कि ह्यूमन के अंदर जीन रेगुलेशन ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे कैसे होगा। बच्चे उसमें भी जो है वो ओपेरॉन टिक करके चले, बिना सोचे समझे कि ह्यूमन तो यूकैरियोट है और ओपेरॉन तो केवल प्रोकैरियोट में एप्लीकेबल है। तो आराम से करिएगा, इतनी जल्दी भी मत करिएगा कि क्वेश्चन आता हुआ गलत करते, ओवर कॉन्फिडेंस में क्वेश्चन ज्यादा करते। और यूजुअली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जिसमें जो गलत होता है वो टिक करके चले जाते हो, जो सही होता है वही छूटता है। तो पहली चीज यहाँ पे इसलिए स्पेशली लिखा हुआ है कि जीन रेगुलेशन केवल ट्रांसक्रिप्शन का होगा और केवल प्रोकैरियोट की बात। इसको इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो मॉडल दिया गया, दैट मॉडल इज कॉल्ड ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। एक हमारे पास मॉडल है ओपेरॉन मॉडल या ओपेरॉन कॉन्सेप्ट, जो इस चीज को एक्सप्लेन कर। व्हाट इज ओपेरॉन, ओपेरॉन है क्या, किसने दिया, इस पे आते हैं। ये किसने दिया था, दिस इज प्रपोज बाय जैकब एंड मोनार्ड। बुक में फ्रांसिस जैकब, पूरा की जरूरत नहीं है, जैकब एंड मोनार्ड, ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये दिया। वाइल वर्किंग ऑन म्यूटेंट स्ट्रेन, म्यूटेशन से स्ट्रेन बनाए गए किसके, ई कोलाई के। ई कोलाई इज ए प्रोकैरियोट। ड्यूरिंग, और इसमें स्टडी क्या करना है,
लैक्टोज यूटिलाइजेशन। इसीलिए इन शॉर्ट इसको जीन को हमेशा 3 स्मॉल लेटर से लिखा जाता है इटैलिक में, लैक ओपेरॉन कहते हैं सीधे से। तो लैक्टोज का यूटिलाइजेशन बेसिकली जैकब एंड मोनॉड स्टडी कर रहे थे ई कोलाई के म्यूटेंट स्ट्रेन पे, तब उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया है। अब जैसे इस बात को समझो, हमारी बॉडी में ई कोलाई होता है, सबको पता ही होगा ई कोलाई हमारी बॉडी का एंडोसिम्बायोन्ट है। हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में ई कोलाई रहता है। ई कोलाई हमें विटामिन B12 और के की सिंथेसिस करके देता है, बदले में उसे हम रहने खाने की जगह। तो म्यूचुअलिज्म के एग्जाम्पल में ई कोलाई इन ह्यूमन इंटेस्टाइन आपने पढ़ा। अब ई कोलाई को हमें लैक्टोज देना है। अब अगर मान लीजिए हम मिल्क ले रहे हैं तो ई कोलाई तक लैक्टोज शुगर पहुंचेगी क्या? नहीं पहुंचेगी। डाइजेशन याद करो तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है, उससे मोनोसैकेराइड बन के स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब हो चुका हो। तो आगे नीचे लार्ज इंटेस्टाइन तक तो लैक्टोज पहुंचे ही नहीं। तो और ई कोलाई नेचुरली कहाँ प्रेजेंट होता है? ह्यूमन इंटेस्टाइन में ही होता है। यानी ई कोलाई के पास लैक्टोज को यूटिलाइज करने के जीन तो हैं, लेकिन उनके प्रोडक्ट की कभी कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, उनके एंजाइम्स की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बॉडी में जहां ई कोलाई रहता है वहां पे उसे लैक्टोज कभी मिल ही नहीं पाता, उससे पहले ही लैक्टोज हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, डाइजेस्ट होकर। अब हम क्या करेंगे? हम ई कोलाई को कल्चर मीडियम में ग्रो करेंगे, म्यूटेंट स्ट्रेन बनाएंगे, उनके लैब में ग्रो करेंगे, और अब इन्हें हम शुगर दे रहे हैं लैक्टोज उस कल्चर मीडियम में। अब जब ई कोलाई को लैक्टोज दोगे तो लैक्टोज को यूटिलाइज करेगा ही। इस टाइम पे वो लैक्टोज को यूटिलाइज करने के जो एंजाइम्स है वो बनाएगा। यानी वो एंजाइम को बनाने वाले जीन तो हमेशा थे उसके पास, वो ह्यूमन बॉडी में भी थे, बट लैक्टोज मिल ही नहीं रहा था, तो एंजाइम बना के क्या करना? भाई आप भी दाल खाओगे तभी तो प्रोटीएज एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने खाने में केवल चावल खाए तो आपको एमाइलेज चाहिए स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए। ऐसा तो ना है कि बॉडी में सारे एंजाइम बना के स्टोर कर लो। वो भी बायोमोलिक्यूल में आपने पढ़ा होगा कि एंजाइम कभी स्टोर नहीं होते, एंजाइम का कभी ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता। मैंने भी आपको हार्मोन के टाइम पे पढ़ाया कि एंजाइम जहां बनते हैं वहीं यूज होते हैं। तो अगर आप प्रोटीन लेंगे तभी तो प्रोटीएज आपकी बॉडी में बनेगा और यूज हो जाएगा। स्टार्च लेंगे तो स्टार्च बनेगा और यूज हो, एमाइलेज बनेगा और यूज हो जाएगा। लिपिड्स लोगे तो लाइपेज बनेगा और यूज हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे भी है, जीन हमारे पास सारे हैं, लेकिन हम केवल वो बनाते हैं जिसकी हमें जरूरत। तो ई कोलाई में भी लैक्टोज का यूटिलाइजेशन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। द ओनली थिंग इज कि लैक्टोज मिलना भी तो चाहिए, बॉडी में तो मिलेगा नहीं। तो क्या किया गया? ई कोलाई को लैब में ग्रो किया जैकब एंड मोनॉड ने, और यहाँ पे इन्होंने मीडियम में लैक्टोज दिया। तो जब लैक्टोज दिया तो लैक्टोज को ई कोलाई ने यूज भी किया, यानी उसको डाइजेस्ट करने के, उसको यूटिलाइज करने के एंजाइम्स बनाए, और उसके बाद उसकी ई कोलाई की ग्रोथ या कॉलोनी बनना शुरू। इसी आइडिया से उन्होंने ये ओपेरॉन कॉन्सेप्ट दिया। तो जैकब एंड मोनॉड ने दिया ई कोलाई के म्यूटेंट स्ट्रेन पे काम करते हुए ड्यूरिंग लैक्टोज यूटिलाइजेशन। नाउ व्हाट इज ओपेरॉन? ओपेरॉन होता क्या है? अगर कहा जाए कि ओपेरॉन है क्या, सो ओपेरॉन इज ए सेट ऑफ रेगुलेटरी जीन। एक नहीं है, पूरा सेट है, बहुत सारी है। इट्स ए सेट ऑफ रेगुलेटरी जीन्स, वो जीन्स जो रेगुलेशन करेंगे वो ओपेरॉन। अब जैसे हम यहाँ पे लैक ओपेरॉन पढ़ेंगे, क्योंकि लैक्टोज का यूटिलाइजेशन स्टडी कर रहे हो, तो लैक ओपेरॉन किस चीज में आता है? नॉर्मली ये जीन ऑफ थे, जब लैक्टोज दिया गया तो ये जीन ऑन हुए। नॉर्मली ऑफ, कंडीशनली ऑन, तो आपने क्या लिखा? ये इंड्यूसिबल बन जाएगा। अब इंड्यूसिबल जीन की जगह, क्योंकि हम प्रोकैरियोट में पढ़ रहे हैं, तो क्या कहलाएगा? ओपेरॉन। हमारी बॉडी में इंड्यूसिबल जीन हो सकते हैं, इंड्यूसिबल ओपेरॉन नहीं हो सकता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओपेरॉन वर्ड यूकैरियोट में यूज नहीं करना है, ऑलरेडी नीट में क्वेश्चन आ चुका है, तो सेम तो नहीं आएगा। लेकिन ओपेरॉन वर्ड आपको जो है वो यूज नहीं करना है यूकैरियोट। इंड्यूसिबल वर्ड यूज कर सकते हो। जब तक आपको इस लाइन से पहले लिखा तब तक प्रोकैरियोट यूकैरियोट का कॉमन है। इसी को आप नेगेटिव कंट्रोल बोलते हो, क्योंकि नॉर्मली ऑफ था ये। नेगेटिव कंट्रोल यूकैरियोट प्रोकैरियोट दोनों जगह यूज हो जाएगा। इंड्यूसिबल वर्ड दोनों जगह यूज हो जाएगा, ओपेरॉन केवल प्रोकैरियोट। अब इसके कंट्रास्ट में मान लीजिए मैं आपसे कहता कि दूसरे का सर कोई एग्जांपल बता दो, तो दूसरे का है ट्रिप, TRY।
for tryptophan. Tryptophan is amino acid. Tryptophan, ओपेरॉन। अब मान लीजिए ई कोलाई में ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड की सिंथेसिस हो। ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड बॉडी में बनता है, अब सिंथेसिस हो रही तो एनाबोलिक पाथवे हो गया। और अभी आपने लिखा कि एनाबोलिक पाथवे में जो एंजाइम्स होते हैं वो यूजुअली कैसे होते हैं, दे आर रिप्रेसिबल ओपेरॉन। ये किसका एग्जांपल बन जाएगा, रिप्रेसिबल ओपेरॉन। हमें पढ़ना नहीं है डिटेल में, बट एक एग्जांपल याद कर सकते हैं, पॉजिटिव कंट्रोल। ट्रिप ओपेरॉन रिप्रेसिबल या पॉजिटिव कंट्रोल है, लैक ओपेरॉन इंड्यूसिबल या नेगेटिव। अब देखते हैं ये ओपेरॉन कैसा दिखाई देता है, ड्राइंग पे ले जाते हैं। क्लियर। देखिए नेक्स्ट पे चलो। ओपेरॉन होता कैसा है और प्रोकैरियोट में आप पढ़ेंगे। प्रोकैरियोट में आपने कल की क्लास में पढ़ा था कि प्रोकैरियोट में जो आप जीन बनाएंगे वो भी पॉलीसिस्ट्रॉनिक होगा। अगर आपको याद हो, एक सिस्ट्रॉन की जगह बहुत सारे सिस्ट्रॉन एक साथ, तो उस पे बात करें। जैसे दिस इज लाइक ये एक डीएनए है जिससे एमआरएनए बनाएंगे। एमआरएनए से डीएनए बनाएंगे तो क्या होगा, टेम्पलेट डीएनए होगा। टेम्पलेट डीएनए की पोलैरिटी क्या होती है, 3 to 5। तभी इससे बनने वाला एमआरएनए 5 to 3 होगा। कल जैसे आपने पढ़ा, आपने कहीं पे लिखा था कि एक टीएसएस साइट होती है जिसके आगे से आप ट्रांसक्रिप्शन शुरू करोगे, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। इसके इस साइड में जो है वो डाउन स्ट्रीम था, इधर अप स्ट्रीम था ना। ये सब आपने ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट का जो डायग्राम कल बनाया था तो उसमें ये सारी बात। यहाँ पे कहीं टर्मिनेटर रीजन आ रहा था, यहाँ से यहाँ तक का जो आपने लिखा था वो क्या है, सिस्ट्रॉन यानी स्ट्रक्चरल जीन थे। अब स्ट्रक्चरल जीन में भी, क्योंकि यहाँ पे प्रोकैरियोट का पढ़ रहे हैं हेडिंग हमारा, तो यहाँ पे जीन भी जो है वो एक से ज्यादा होंगे। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे ये अलग अलग जीन्स हैं तो ये कैसा बन जाएगा, दिस इज पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन। ऐसे जीन है जिसमें बहुत सारे स्ट्रक्चरल जीन, यहाँ पे कई सारे। फिर आपने पढ़ा था कि यहाँ पे कहीं हमारे पास इससे कुछ डिस्टेंस पहले हमारा क्या था, पी यानी प्रमोटर था। अब प्रमोटर और टीएसएस साइट के बीच में जो ये जगह खाली होती है, जहाँ पे आपने लिखा था प्रमोटर वो है जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज अलोंग विद सिग्मा फैक्टर बाइंड करता है। कुछ स्पेस को छोड़ के वो 0 के बाद +1 से रीड करना शुरू करेगा। अकॉर्डिंगली यहाँ से एक एमआरएनए बनेगा, मैसेंजर आरएनए। तो ये आरएनए भी कैसा बन जाएगा, दिस इज अगेन पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए। जैसे ऊपर वाला जीन है तो नीचे वाला क्या कहलाएगा, पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए कहलाएगा। और क्योंकि प्रोकैरियोट में कोई गैप आता नहीं, ट्रांसलेशन तुरंत हो जाता है जस्ट आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन, तो यहाँ से एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी, पॉलीपेप्टाइड्स बन जाएंगे, प्रोटीन बन जाएंगे। तो ये आपका यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो गया और ये ट्रांसलेशन। अब ये प्रोसेस हो, इस बात को डिसाइड कौन करे, इसके लिए फिर हमें क्या चाहिए, यहाँ पे जो एक जो ये गैप है इस जीन को बोलते हैं ओ। ओ मीन्स ऑपरेटर, अभी हम लिखेंगे। इस पी से कुछ डिस्टेंस पहले एक और इस जीन होता है स्मॉल आई, और इस स्मॉल आई का जो प्रमोटर होता है वो अलग से होता है। प्रमोटर दो होते हैं, दिस पी इज फॉर स्ट्रक्चरल जीन, दिस पी इज फॉर आई।
ये जो PIPO, ये जो 4 जीन आपने बनाए हैं ना, इन्हीं 4 जीन को आप बोलते हैं सेट ऑफ रेगुलेटरी जीन। ये आपके रेगुलेटरी जीन है ओपेरॉन। आपने लिखा ना ओपेरॉन इज अ सेट ऑफ रेगुलेटरी जीन। तो ओपेरॉन ये है, ये वो जीन है जो मिलके डिसाइड करेंगे कि ये वाले बने या ना बने, कब बने कब ना बने, लाइक दिस। अब यहाँ पे इनके मीनिंग क्या क्या है। एक रेड वाला पी है ना, दिस इज प्रमोटर। अगर ये डीएनए का पार्ट है तो ये प्रमोटर जीन कहलाएगा। ये वो है, किसका प्रमोटर है ये, फॉर सिस्ट्रॉन, फॉर स्ट्रक्चरल जीन। ये सिस्ट्रॉन का प्रमोटर। ये वो जगह है जहां पे आरएनए पॉलीमरेज अलोंग विथ सिग्मा फैक्टर बाइंड करता है, वेयर आरएनए पॉलीमरेज प्लस सिग्मा फैक्टर बाइंड्स, जहां ये दोनों ज्वाइन करते हैं, जिसको स्टार्ट सिग्नल फॉर ट्रांसक्रिप्शन का आपने नाम दिया। तो दैट इज द पी। ये तो आप कल भी पढ़ चुके हैं। अब जो आपने ओ लिखा है, दिस वन, ये क्या है, दिस इज ऑपरेटर जीन। ऑपरेटर वो है जहां पे वेयर या तो इंड्यूसर बाइंड करेगा। इंड्यूसर एक केमिकल कंपाउंड है, क्योंकि इंड्यूसिबल ओपेरॉन है तो कुछ आपको इंडक्शन देना पड़ेगा। सो वेयर इंड्यूसर, या अगर मान लीजिए रिप्रेसिबल होता तो रिप्रेसर बाइंड्स। फिर स्मॉल आई है एक, स्मॉल आई क्या है, इसको हम बोलते हैं रेगुलेटरी, क्योंकि मेन इसी का काम है, रेगुलेटरी। और आई स्टैंड फॉर इनिबिटरी जीन। ये वो है जो रिप्रेसर की प्रोटीन बनाती है, इट फॉर्म्स रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर प्रोटीन क्या होती है अभी हम पढ़ेंगे। और ये जीन है जो प्रोटीन बना रही है, लेकिन ये वो प्रोटीन नहीं है जो स्ट्रक्चरल हो, जो फिनोटाइप बना रही है, वो है जो रेगुलेशन करेगी, है ना, हिडन, जो आपको दिखाई नहीं देगी। इस जीन से प्रोटीन, यानी इसका ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन से प्रोटीन बने, इस बात के लिए भी आरएनए पॉलीमरेज कहीं तो बाइंड करेगा, अगेन प्रमोटर होगा। सो दैट इज एक पी ब्लू से जो बना हुआ है सबसे लास्ट में, वो क्या है, दैट इज द प्रमोटर फॉर स्मॉल आई जीन। जो काम क्या करती है, इट कंट्रोल आई जीन, ये आई जीन को कंट्रोल करेगी, एंड इट्स प्रोडक्ट, और इसके प्रोडक्ट यानी रिप्रेसर के मॉलिक्यूल को कंट्रोल। तो ये जो 4 हैं, ये चारों मिला के जो है वो हमारे सेट ऑफ रेगुलेटरी जीन है, जिनको आप पूरा ओपेरॉन बोलते हैं। और इसमें ऑफ कोर्स इसके राइट साइड में, टीएसएस से राइट साइड में जो आपने लिखा है, दैट इज पॉलीसिस्ट्रॉन्स स्ट्रक्चरल जीन का जो नंबर है वो, तो आपको पता ही है कि यहाँ पे बहुत सारे होंगे, हैविंग मैनी स्ट्रक्चरल जीन, बहुत सारे स्ट्रक्चरल जीन। अब बहुत सारे में क्या एग्जाम्पल है वो डिपेंड करता है, जैसे लैक ओपेरॉन में 3 होते हैं, है ना। मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे कि अगर लैक ओपेरॉन है, लैक ओपेरॉन इकोलाई का, तो यहाँ पे 3 स्ट्रक्चरल जीन आएंगे। अगर ट्रिप, टीआरपी ट्रिप्टोफैन वाला ट्रिप ओपेरॉन है, अगेन इकोलाई का, तो 5 स्ट्रक्चरल जीन होंगे। और भी लाइक अगर ई कोलाई की जगह मैं साल्मोनेला बैक्टीरिया ले लूं, साल्मोनेला जो टाइफॉइड कॉज करता है, तो टाइफॉइड के बैक्टीरिया में अगर मैं हिस्टिडीन भी एक अमाइनो एसिड है, हिस्टिडीन का ओपेरॉन ले लूं, तो उसमें 9 स्ट्रक्चरल जीन हो। तो इसमें स्ट्रक्चरल जीन कितने होंगे, वो
देखना पड़ेगा कि कौन सा प्रोडक्ट है और कौन सा ऑर्गेनिज्म है। ई कोलाई में लैक्टोज यूटिलाइज हो रहा है या ट्रिप्टोफैन बन रहा है। ये यूटिलाइज हो रहा है तो कैटाबोलिक यानी कि नेगेटिव कंट्रोल, ये बन रहा है तो ये एनाबोलिक यानी कि पॉजिटिव कंट्रोल। ऐसे हिस्टिडीन एक अमाइनो एसिड है जो हम साल्मोनेला में अगर कंसिडर करें तो उसमें 9 होते हैं। फिर ऐसे अरेबिनेज का ओपेरॉन होता है, तो अरेबिनोज आपने शुगर में पढ़ा होगा तो ओपेरॉन, उसकी सिंथेसिस में जो एंजाइम है उसके भी ओपेरॉन होते हैं। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में हर एक एनाबोलिक कैटाबोलिक पाथवे के लिए, रिप्रेसिबल या इंड्यूसिबल के लिए, पॉजिटिव या नेगेटिव कंट्रोल के लिए डिफरेंट ओपेरॉन है। और उन ओपेरॉन में ये चारों कॉमन होंगे। The only one which is differed is number of cisterns in polycistronic section, वो वेरिएबल। अब इसमें से भी एग्जैक्टली ई कोलाई के लैक ओपेरॉन की बात करते हैं कि लैक ओपेरॉन में ऑन या ऑफ कैसे होता है और कब। अब जैसे मान लीजिए अगर आप लैक ओपेरॉन बनाए तो लैक ओपेरॉन कैसा बने। लैक ओपेरॉन है तो आप लैक वर्ड बार बार यूज कर सकते हैं। ये आपका पूरा डीएनए 3' to 5'। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी टीएसएस साइट है, तो ये ओ ऑपरेटर, ये प्रमोटर। अब ये इनहिबिटरी जीन है तो इसको लिखा जाएगा लैक आई, और लैक आई का प्रमोटर अलग से होगा। अब यहाँ पे 3 जीन आएंगे क्योंकि ये 3 है यहां तक। ये सिस्ट्रॉन है, और कौन से होते हैं इनका सीक्वेंस नीट में पूछा गया। ये हो पहला, पहला का मतलब क्या है, लैक जेड किधर आएगा 3' पे, 3 से 5 पे जाओगे तो लैक जेड, लैक वाई, लैक ए। जेड वाई ए फ्रॉम 3 to 5। पोलैरिटी देख लीजिएगा आंसर करने से पहले कि 3 to 5 है तो जेड वाई ए आएगा, और 5 to 3 अगर रीड करोगे तो ए वाई जेड हो जाएगा, है ना। तो चेक कर लीजिएगा कि क्या आंसर। इन तीनों का एमआरएनए तो एक साथ बनेगा, तो यहां से लेके यहां तक का जो आप एमआरएनए बनाओगे वो तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होगा। हाँ, जब इनसे प्रोटीन बनेगी तो लैक जेड एक अलग प्रोटीन है, फिर लैक वाई अलग है, लैक ए अलग। तो 3 पॉलीपेप्टाइड यहाँ से बन के तैयार हो जाए। अब ये 3 पॉलीपेप्टाइड कौन कौन से हैं। लैक जेड जो है वो कोड करता है एक एंजाइम को, दैट एंजाइम इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज वो एंजाइम है जो लैक्टोज विच इज ए डाइसैकेराइड शुगर, इसको चेंज करेगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। पहले ग्लूकोज लिखिए, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। यहाँ पे जो एंजाइम आपको चाहिए वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, डाइसैकेराइड को मोनोसेक्राइड। लैक वाई है, लैक वाई जिसको कोड करता है दैट इज बीटा गैलेक्टोसाइड परमिएज। ये वो एंजाइम है जो परमेबिलिटी को इंक्रीज करेगा ना। ई कोलाई की जब तक परमेबिलिटी इंक्रीज नहीं होगी तब तक जो लैक्टोज का एब्जॉर्प्शन है वो हो ही नहीं पाएगा। लैक्टोज बॉडी में ही नहीं जाएगा तो कैसे डाइजेस्ट होगा या आगे यूज किया जाएगा। तो इसका काम क्या है, इट इंक्रीजेस परमिएबिलिटी of the cell to beta galactosides। और तीसरा होता है लैक ए, ये है बीटा गैलेक्टोसाइड्स ट्रांस एसिटाइलेज। ये एक एसिटाइलेशन की रिएक्शन है, एसिटाइल ग्रुप का ट्रांसफर होता है उसको को करता है। इसका काम क्या है, इट ट्रांसफर्स एन एसिटाइल ग्रुप फ्रॉम acetyl coenzyme A to
बीटा गैलेक्टोसाइड्स। आप नोट करिए जस्ट। सो क्लियर, ये 3 एंजाइम्स हैं और तीनों एंजाइम क्या का काम करते हैं वो लिखा हुआ है। जो लैक ए है उसका यूज एक्चुअली कम है, वो आपको पूरी डिटेल में जो लैक्टोज का मेटाबोलाइजेशन, गैलेक्टोज का बेसिकली जब पढ़ोगे तो उसकी मेटाबॉलिज्म में एक रिएक्शन है कि एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर करना होता है एसिटाइल को एंजाइम ए से निकाल के गैलेक्टोसाइडेज की यूनिट्स। तो उसके लिए ट्रांस एसिटाइलेशन रिएक्शन है एज पर केमिस्ट्री, तो एंजाइम ट्रांस एसिटाइलेज हो गया। बाकी परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन को इंक्रीज करना सो दैट लैक्टोज एब्जॉर्ब वो इकोलाई की सेल के अंदर जाए और वहां जाके वो यूज हो सके, सो दैट्स वाई परमिएज चाहिए। और अंदर जाने के बाद क्योंकि लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है, उसे 2 मोनोसैकेराइड में चेंज होना है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, उसके लिए एक एंजाइम चाहिए, वो सिंपली गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। तो लैक जेड, लैक वाई, लैक ए। अब ये तीनों एक साथ बनेंगे, जैसे कल की क्लास में डिस्कस किया था कि बीच में तो कोई टर्मिनेटर आ नहीं रहा, टर्मिनेटर तो इन तीनों के बाद आ रहा है यहाँ। तो या तो ये तीनों बनेंगे या नहीं बनेंगे। वैसे भी ये तीनों लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म के एंजाइम है, तो ऐसा तो है नहीं कि एक एंजाइम को बना के कोई काम हो जाएगा। काम तो या तो तीनों एंजाइम से होगा या कोई भी एंजाइम ना बने। तो अगर लैक्टोज का यूटिलाइजेशन का चांस आया इकोलाई के पास तो वो ये एंजाइम बनाएगा, लैक्टोज एब्सॉर्ब होकर यूज हो जाएगा। अगर लैक्टोज इकोलाई को नहीं मिला कभी तो ये जीन है, इनके एंजाइम्स कभी नहीं बनेंगे, मतलब उस टाइम तक तो वो ऑफ मोड में रहेंगे। तो यूजुअली लैक्टोज मिलता नहीं है इसलिए वो ऑफ रहते हैं, जब मिलेगा तब ऑन होके लैक्टोज का यूटिलाइजेशन हो जाएगा। तो दैट्स वाई ये नेगेटिव कंट्रोल में आते हैं या इसको आप इंड्यूसिबल ओपेरॉन में रखते हैं। क्लियर। अब ये कैसे ऑन और ऑफ होंगे इस पे आते हैं। इसको भी डायग्राम आपकी बुक में दे रखा है, उसी से आप समझ लीजिए। हो गया बेटा, हटाओ शीट। यस सर। अब देखिए ऑन और ऑफ। नॉर्मली क्या होता है, एंजाइम्स नहीं चाहिए, मतलब नॉर्मली ये ऑफ होता है। देखिए लाइक वी हैव, ये हमारा जीन हो गया, पूरा डीएनए, जहाँ पे सपोज टू बी ये टीएसएस साइट, यहाँ आएगा लैक जेड, लैक वाई, लैक ए, और उसके बाद ये प्रमोटर, ये 3 to 5 प्राइम यहाँ तक आना है बेसिकली। यहाँ पे हमारा आएगा ओ यानी ऑपरेटर, यहाँ पी प्रमोटर, यहाँ कहीं होगा लैक स्मॉल आई और लैक आई का प्रमोटर। तो ये लैक ओपेरॉन का एक फिगर हो गया। अब पहली कंडीशन क्या है, जब मीडियम में लैक्टोज नहीं है, जैसे नेचर में इकोलाई तो वेस्ट मटेरियल पे हमारी बॉडी में ग्रो करता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, उसे मिल्क शुगर मिल जाए ये तो बहुत बड़ी बात। नॉर्मली यानी इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, जब ये नॉर्मली ऑफ होता है, तो जब लैक्टोज इकोलाई को नहीं मिलेगा तब क्या होगा? तो होता ये है कि ये जो लैक आई है, लैक आई एक जीन है, अगर ये जीन है तो ये क्या करेगी, ये अपना एक एमआरएनए बनाएगी,
और इस mRNA से एक प्रोटीन बनेगी। इस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिप्रेसर। अभी आपने लिखा कि ये रिप्रेसर प्रोटीन बनाती है, और ये रिप्रेसर प्रोटीन एक्टिव स्टेट में है, मतलब फंक्शनल स्टेट में। अब ये रिप्रेसर करता क्या है? ये रिप्रेसर जाके इस ऑपरेटर पे बाइंड कर जाता है, यहाँ बाइंड कर जाएगा। ये क्या करेगा? दिस बाइंड्स विद ऑपरेटर। अब अगर मान लीजिए ऑपरेटर पे जो है वो रिप्रेसर का मॉलिक्यूल बाइंड कर गया, तो इन नॉर्मल सिचुएशंस क्या होगा कि जो आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर के साथ प्रमोटर पे आया, तो प्रमोटर से उसे आगे जाना था, लेकिन ये रास्ता तो ब्लॉक हो गया। तो आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड तो कर जाएगा सिग्मा फैक्टर के साथ, लेकिन वो आगे रीड नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जगह ब्लॉक कर रखी है। और अगर ये ब्लॉक कर रखी है तो आगे कुछ भी रीड नहीं होगा। कुछ भी रीड नहीं होगा तो कोई भी एंजाइम फाइनली नहीं बनेगी। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में जैसे ही ये ऑपरेटर से बाइंड करेगा, ये क्या करेगा? इट प्रिवेंट्स आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरॉन या द सिस्ट्रॉन्स जो लैक ZYA। इसका मतलब देर इज नो ट्रांसक्रिप्शन, और जब ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं हुआ तो कोई ट्रांसलेशन भी नहीं होगा। वैसे भी हमें ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल ही तो पढ़ना है। हम ट्रांसक्रिप्शन को ही नहीं होने देंगे तो ट्रांसलेशन कैसे होगा? ऑब्वियस है नहीं होगा। कोई प्रोटीन सिंथेसिस नहीं, कोई एंजाइम्स नहीं। नो ट्रांसलेशन मींस नो एंजाइम्स सिंथेसिस। तो बेसिकली लैक आई, जिसे आपने इनिबिटरी या रेगुलेटरी जीन अभी लिखा, वो क्या करती है? वो एक एक्टिव रिप्रेसर बनाती है। एक्टिव रिप्रेसर का मतलब वो भी रिप्रेसर भी एक प्रोटीन ही होती है जो लैक आई बनाई। और उस लैक आई ने क्या किया? ऑपरेटर पे जाके बाइंड कर। मान लीजिए मैं कैल्विन में पढ़ाने आ रहा हूँ, तो मैं तो पढ़ाने आ रहा हूँ, मैंने तो चलो पता है, तैयार हो गया, गाड़ी की चाबी ली और उसके बाद गाड़ी निकाली, कैल्विन पहुंचा, पढ़ा दिया, अपना काम कर। बट मैं क्यों नहीं आ पाया? उसका रीजन ये नहीं कि मैं आना नहीं चाहता था। उसका रीजन एक ये भी हो सकता है कि मेरे बेटे या बेटी ने, या मदर या फादर, वाइफ, सिस्टर, किसी ने भी क्या किया? गाड़ी की चाबी कहीं छुपा दी। वो अपना काम कर रहे थे, गाड़ी की चाबी रखी थी, उन्होंने हटा दी कहीं से। अब ना मुझे गाड़ी मिलेगी, ना मैं कैल्विन तक टाइम पहुंचूंगा, ना मैं क्लास लेके आपको पढ़ाता हूँ। सो दैट इज अ काइंड ऑफ रेगुलेशन। अब मेरी फैमिली आप लोगों को नहीं दिखाई देगी, आपको तो ये लगेगा कि क्लास नहीं हो रही। बट क्लास ना होने का रीजन मैं खुद भी हो सकता हूँ, और मेरे पीछे जो हिडन फैक्टर्स हैं वो भी हो सकते हैं। तो ओपेरॉन क्या होता है? वो हिडन फैक्टर्स हैं, वो हिडन जीन है, जो बेसिकली रेगुलेटरी जीन कहलाते हैं, जिनका काम है स्ट्रक्चरल जीन और उसके एक्सप्रेशन को गवर्न करना। उनके गाइडेंस के साथ ही वो ऑन या ऑफ होंगे, और अकॉर्डिंगली एंजाइम बनेंगे या नहीं बनेंगे। अभी हम क्योंकि नेगेटिव कंट्रोल या इनडिसिबल ओपेरॉन पढ़ रहे हैं, तो नॉर्मली एंजाइम क्यों नहीं बन रहे? आरएनए पॉलीमरेज तो सही जगह बाइंड किया, लेकिन उसके आगे जो ऑपरेटर है जिसे फ्री होना चाहिए था, वो ब्लॉक कर रखा है रिप्रेसर प्रोटीन ने, जो बनता है लैक आई जीन से। लैक आई जीन से कैसे बनेगा? सेम, कि लैक आई का आरएनए पॉलीमरेज यहाँ बाइंड करेगा, फिर उसके बाद वो रीड करेगा, फिर यहाँ पे एमआरएनए बनेगा, उससे प्रोटीन बनेगी। ये प्रोटीन क्या करेगी? अब ये तो नॉर्मल रेगुलेटरी प्रोटीन बन गई। अब ये रेगुलेटरी प्रोटीन बेसिकली ऑपरेटर से बाइंड करेगी, तो इनसे प्रोटीन, यानी इनसे जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है वो नहीं बनेगी। सो दैट्स वाई अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, अंडर नॉर्मल सिचुएशन, जीन अपना काम नहीं कर रहे, यानी वो नॉर्मली ऑफ मोड में है। ये एक केस हो गया हमारा। अब दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस अगर आप पढ़ोगे तो वो इस तरीके से है। टर्न कर दूं शीट, दूसरे पेज पे बना देता हूँ, इतना ही पढ़ना है आपको लैक ओपेरॉन में। वैसे दूसरे केस में क्या होगा? फिर से एक डीएनए बना देते हैं भाई। 3 to 5 डीएनए है, एज यूजल ये TSS है। लैक Z, लैक Y, लैक A, यहाँ तक होना है। यहाँ पे O, यहाँ पे P, यहाँ कहीं पे लैक I,
और यहाँ पे लैक आई का पी, तो सेम हमने connect किया। अब क्या होगा यहाँ पे, इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। अब लैक्टोज का काम क्या है, ये इंड्यूसर का काम करता है, इंड्यूस करेगा कि वो जीन अपने एंजाइम्स बनाए, तो ये इंड्यूसर का काम बेसिकली। अब एक्चुअली जब जैकब एंड मोनॉड ने काम किया था तो उन्होंने लैक्टोज का एक स्ट्रेन या लैक्टोज का एक अलग मॉलिक्यूल लिया था, उसको बोलते हैं एलोलैक्टोज। तो लैक्टोज या एलोलैक्टोज लिखा हुआ है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे केस में क्या होगा, ये कंडीशनली ऑन होगा। अब ये ऑन कैसे होगा, सेम केस है। लैक आई क्या करता है, अभी आपने पढ़ा कि लैक आई क्या करेगा, लैक आई तो एमआरएनए बनाएगा, और एमआरएनए क्या करेगा, एमआरएनए एक प्रोटीन बनाता है, दैट प्रोटीन इज कॉल्ड रिप्रेसर प्रोटीन। अभी आपने लिखा ये एक्टिव मोड में होती है। अब जो ये एलोलैक्टोज के मॉलिक्यूल है, ये लैक्टोज या एलोलैक्टोज है। जैकब एंड मोनॉड ने एलोलैक्टोज लिया था, बुक में लैक्टोज भी लिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि एलोलैक्टोज एनसीईआरटी में मेंशन। ये क्या है, ये लैक्टोज या एलोलैक्टोज, जो भी आप मान लीजिए, लैक्टोज और एलोलैक्टोज। अब जैसे ही आप कल्चर मीडियम में एलोलैक्टोज या लैक्टोज देंगे, ये एलोलैक्टोज या लैक्टोज के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, ये रिप्रेसर से बाइंड करता है, दे बाइंड्स विद रिप्रेसर। ये जो एलोलैक्टोज के मॉलिक्यूल है, ये क्या कर रहे हैं, ये रिप्रेसर से बाइंड कर जा रहे हैं, और रिप्रेसर से बाइंड कर जाएंगे तो क्या होगा, एंड मेक इट इनएक्टिव। तो रिप्रेसर कैसा हो गया, इनएक्टिव हो गया। अगर रिप्रेसर इनएक्टिव हो गया तो ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं करेगा, है ना। नाउ दिस नॉट एबल टू बाइंड विद ऑपरेटर। अब ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं करेगा, और अगर ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं करेगा तो क्या होगा, फिर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज अलोंग विद सिग्मा फैक्टर, आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर के साथ बाइंड करेगा, ये रीड करेगा, यहाँ तक ये जाएगा, यहाँ तक जाएगा, तो यहाँ से एक एमआरएनए बनेगा, यानी ट्रांसक्रिप्शन होगा, है ना। और अगर ट्रांसक्रिप्शन होगा तो अकॉर्डिंग टू दैट फिर आगे जाके इनसे ट्रांसलेशन से ये 3 प्रोटीन बन जाए, 3 एंजाइम्स बन जाए बाय ट्रांसलेशन। तो बेसिकली लैक्टोज या एलोलैक्टोज का पर्पस ये था कि रिप्रेसर प्रोटीन के मॉलिक्यूल को इनएक्टिव कर दो। अब जब रिप्रेसर के मॉलिक्यूल को इनएक्टिव कर दोगे तो अपने आप काम हो जाएगा, फिर तो आरएनए पॉलीमरेज जाएगा ही जाएगा, बाइंड करेगा ही करेगा। चाबी अगर किसी ने छुपा भी दी है तो क्या हुआ, मेरा कोई कलीग भी मेरे साथ जा रहा है, मैं उसकी गाड़ी से चला जाऊंगा। तो बेसिकली कलीग ने मुझे इंड्यूस करने का काम किया कि चलो तुम खुद तो नहीं कर सकते, बट मैं बेसिकली क्या करता हूँ, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता हूँ जिसकी वजह से नहीं जा पा रहे थे, गाड़ी से जाना था ना, मैं जा रहा हूँ, मैं छोड़, तो काम तब भी हो जाएगा। तो ये इस तरीके से। अब जब तक मीडियम में लैक्टोज है तब तक ये रिप्रेसर इनएक्टिव फॉर्म में ऐसे रहेगा, जब तक ये इनएक्टिव रहेगा तब तक ये एंजाइम्स बनते रहेंगे, लैक्टोज यूटिलाइज होता रहेगा। मान लीजिए एक ऐसी सिचुएशन आई कि लैक्टोज मीडियम में खत्म हो गया, अब खत्म हो गया तो फिर एंजाइम्स तो बन चुके हैं, वो क्या करेंगे, वो जो एंजाइम है ना, वो जो ये लैक्टोज इस रिप्रेसर के साथ बाइंड थे ना, इन्हीं को निकाल के और यूज कर लेंगे। जैसे ही उन एंजाइम्स ने इन लैक्टोज मॉलिक्यूल को जो इनएक्टिव करने में यूज हो रहे थे इनको आगे डाइजेस्ट किया, ये रिप्रेसर एक्टिव हो गया और ये तुरंत जाके जो है वो ऑपरेटर पे बाइंड कर जाएगा और फिर एंजाइम बनना बंद हो जाएंगे, है ना। जैसे आपने कभी जूलॉजी में पढ़ा होगा उस चीज को, फीडबैक इनहिबिशन कहते थे,
कि एंजाइम्स ज्यादा हो गए, प्रोडक्ट ज्यादा हो गए, तो वो प्रोडक्ट क्या करेगा, वो एंजाइम से जाके बाइंड कर जाएगा पहले एंजाइम से, वो रिएक्शन अपने आप रुक जाएगी। बहुत सारे एंजाइम्स के लिए आपने ये फीडबैक इनहिबिशन पढ़ा होगा केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में, या आपने रेस्पिरेटरी के लिए भी पढ़ा होगा, है ना। तो वो भी एक तरीके से इसी चीज का है। हम क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन और जीन के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, हम अभी हार्मोन के बारे में कोई बात नहीं कर रहे, बट इट्स ए काइंड ऑफ दैट इनहिबिशन। यहाँ पे भी क्या है कि मान लीजिए एंजाइम्स बन गए, यहाँ पे 100 एंजाइम थे, 100 लैक्टोज के मॉलिक्यूल थे, 10 ने क्या किया, इनएक्टिव कर दिया, 90 बचे, 90 एब्जॉर्ब हो गए। एब्जॉर्ब होने के लिए परमीएस चाहिए, वो यहाँ से बन गया था। बीटा गैलेक्टोसाइडेज चाहिए, वो यहाँ से बन चुका है। ट्रांस एसिटाइलेज चाहिए, वो बन चुका है। तो ये 90 मॉलिक्यूल धीरे धीरे ये यूज होते जाएंगे। अब ये क्योंकि पहले बन रहा है, तो 90 मॉलिक्यूल यूज होने के बाद मान लीजिए एंजाइम की कुछ कॉन्सेंट्रेशन रह गई, तो एंजाइम क्या करेगा, एंजाइम खराब होना है, तो एंजाइम क्या करेगा, ये जो 10 लैक्टोज यहाँ से बाइंड किए हैं इनको निकाल के यूज कर लेगा। अब जैसे ये 10 लैक्टोज यहाँ से निकले और एंजाइम इनको यूज कर रहा है, मीनवाइल क्या होगा, ये रिप्रेसर यहाँ जाके ब्लॉक कर देगा, एंजाइम की सिंथेसिस खुद ही रुक जाएगी। बस, लैक्टोज खत्म, एंजाइम भी खत्म। इस तरीके से ये इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर विच इज एन एलोलैक्टोज मॉलिक्यूल बाय जैकब एंड मोनोड और सिंपली लैक्टोज मॉलिक्यूल, ये काम रुक जाएगा। इस तरीके से हमारा लैक ओपेरॉन वर्क करता है। ठीक है, और ये हमने किस सेंस में पढ़ा, जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल। अगर ट्रांसक्रिप्शन नहीं है तो ये नहीं है। ट्रांसलेशनल लेवल पे क्या होता है वो आपको पढ़ना नहीं, और यू कैरियोट में ओपेरॉन यूज होता है। अब इस टॉपिक की एक लास्ट लाइन आपकी बुक में ये भी लिखा हुआ है। अभी हमने पढ़ा कि लैक ओपेरॉन कैसा है, सीधा सीधा आंसर है इंड्यूसिबल ओपेरॉन है, नेगेटिव कंट्रोल में आता है। बट बुक में आप देखोगे तो एक लाइन आपको मिलेगी कि अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस लैक ओपेरॉन वर्क एज रिप्रेसिबल ओपेरॉन, पॉजिटिव कंट्रोल, बट दिस इज द बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर नॉलेज, ऐसे करके लिखा है, मतलब वो आपके सिलेबस में नहीं है। यानी लैक ओपेरॉन हमेशा इंडिसिबल हो। एक क्वेश्चन तो ये होते हैं कि लैक ओपेरॉन कैसा है, तो आप टिक करोगे, मेजोरिटी ऑफ द केस में इंडिसिबल होता है, तो इंडिसिबल आंसर। एक क्वेश्चन ऐसा है कि लैक ओपेरॉन कैसा ओपेरॉन है, ऑप्शन दिया है इंड्यूसिबल, फिर लिखा है रिप्रेसिबल अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, फिर नीचे लिखा है बोथ या फिर कुछ और, तो आंसर फिर बोथ हो जाएगा कि कुछ केसेस में लैक ऑपेरॉन रिप्रेसिबल या पॉजिटिव कंट्रोल में भी आता है। वो केसेस या वो कंडीशंस कौन सी है वो आपको नहीं पढ़नी है ना, बट ये याद रखना है ऐसा होता है, एनसीईआरटी में ये मेंशन है। तो यहाँ पे एक नोट करके लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, अंडर सर्टेन कंडीशंस लैक ऑपेरॉन may work as repressible operon और पॉजिटिव कंट्रोल। बट ये कंडीशन कौन सी है वो हमें नहीं देखी। क्लियर? Yes, sir. यस सर। ओके, अब बाई चांस ये आ जाए कि यू कैरियोट में क्या होता है, जस्ट ए कॉज की एक लाइन एक्स्ट्रा, जैसे हम किसी चीजों में पढ़ लेते हैं, तो अगर हम ये कहें कि उस केस में फिर हमें क्या आंसर करना पड़ेगा, तो वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, है ना, इस पेज पे आप नीचे लिख दीजिए, इन यूकैरियोट्स यूकैरियोट्स में अगर आपको जीन रेगुलेशन पढ़ना है एट
ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, क्योंकि प्रोकैरियोट के ट्रांसक्रिप्शन लेवल का आपके सिलेबस में है और इंड्यूसिबल डिटेल में है, तो मैंने कंट्रास्ट में रिप्रेसिबल का एक एग्जाम्पल लिख दिया, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। ऐसे ही अगर बाई चांस किसी क्वेश्चन में हो कि यूकैरियोट में जीन रेगुलेशन एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल कैसे होता है, तो उसके लिए जो मॉडल है, जो कॉन्सेप्ट है, वो जैसे यहाँ ओपेरॉन है वैसे वहां पे वो क्या कहलाता है, जीन बैटरी मॉडल कहलाता है। बस ये नाम याद रखिए, जीन बैटरी मॉडल। इसको किसने दिया था? ब्रिटेन एंड डेविडसन ने। है कुछ कुछ वैसा ही, बस आपके सिलेबस में नहीं है, आपको पढ़ना नहीं है। बट एज यूजुअल अगर कभी आए कि भाई प्रोकैरियोट की जगह यूकैरियोट में क्या ऑप्शन है, मान लीजिए किसी बुक का ही क्वेश्चन कर रहे हैं, बुक में तो क्वेश्चन बाहर के दिए ही होते हैं, तो आप एक लाइन याद कर सकते हैं, जीन बैटरी मॉडल से हम यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे जीन रेगुलेशन एक्सप्लेन करते हैं, और लैक ऑपेरॉन से ट्रांसक्रिप्शनल लेवल को एक्सप्लेन कर सकते हो जीन रेगुलेशन, बट इन प्रोकैरियोट। ओपेरॉन से बेसिकली लैक्टोज का था इसलिए, अदरवाइज सिंपली ओपेरॉन। ओपेरॉन इज पैरेलल टू जीन बैटरी। पैरेलल इसलिए क्योंकि दोनों ही जीन रेगुलेशन एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल के एग्जांपल्स। So this is all about up to the regulation of gene expression. Remaining two topics are DNA fingerprinting and human genome project, जिनका फिलहाल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो आपने पढ़ा उससे यूजुअली कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये दोनों बेसिकली टेक्नोलॉजिकल अपडेट्स हैं। जैसे यहाँ तो कंसेप्ट्स हैं कि कोई भी चीज कैसे हो। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तो एक मेथड है, एक टेक्नोलॉजी है। जैसे आपको पीसीआर पढ़ा दिया गया कि एक टेक्नोलॉजी, एक apparatus है, ऐसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट तो एक प्रोजेक्ट था, थ्योरेटिकल एंगल था, उसके क्या प्रॉस कॉन्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव एंड फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स हैं, क्या सेलिएंट फीचर्स हैं, हमें सिर्फ वो पढ़ना। तो पहले कल हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे, फिर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है। मैंने कल मैनेजमेंट से बात की थी, तो वेरी सून आपकी डीपीपी वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आई नो कि वो टेस्ट हो चुके हैं, वो चैप्टर हो चुके हैं, और डीपीपी अब आपको मिलेगी तो शायद आपको टाइम पे मिलनी चाहिए, वो सब एक अलग बात है। जो चीज नहीं हो सकती उस पर तो नहीं डिस्कस कर सकते, बट आई थिंक आपको विद इन फ्यू आवर्स ये मतलब इकोलॉजी के 4 चैप्टर और माइक्रोब और स्ट्रेटेजी वाले चैप्टर की डीपीपी कॉलम वाइज अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, 2 चैप्टर बचेंगे, ओके मॉलिक्यूलर सर। प्रिंसिपल वाला मैं 1-2 दिन में उनको भी अपलोड करा दूँ, है ना। ओके सर। अल्टीमेटली सितंबर में एग्जाम होना है ओके ना, तो सर। प्रैक्टिस तो कर ही सकते हो एटलीस्ट, है ना? वो असाइनमेंट वाला अब नहीं दिख रहा होगा आप पे, ऐप पे आपको, जो बॉटनी का असाइनमेंट कैल्विन के ऐप पे है, वो अब नहीं दिख रहा होगा, अब केवल डीपीपी आपको दिख रही होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का। आज अगर वो अपलोड हो गई तो आपको 6 चैप्टर की डीपीपी मिल जाएंगी, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और फिर हम बाद में देखते हैं बाकी के 2 चैप्टर जो जेनेटिक्स के बचेंगे उनकी डीपीपी भी जल्दी लोड करा दूँ। टेस्ट में सर इस बार यही आएगा? हाँ बताओ, कुछ पूछना है किसी को? सर टेस्ट में हाँ टेस्ट में फिर यही चैप्टर आएगा एज यूजुअल, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ओके सर। चैप्टर यही आएगा, ठीक है। ओके टेस्ट सर, तो वैसे भी नमस्ते। आपके होते ही रहेंगे, सिलेबस अगर खत्म भी हो जाएगा तब भी टेस्ट होते ही रहेंगे, तो फिर हम दोबारा से उन्हीं चैप्टर के टेस्ट ले लेंगे, मतलब जेनेटिक्स के और टेस्ट ले लेंगे, बट राइट नाउ इस हफ्ते तो फिर यही आएगा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सर वो वाले जो क्या नाम है फर्स्ट पेज में चैप्टर नहीं होते सर, उन वालों के ले लेना टेस्ट। एक तो क्या नाम है एनाटॉमी के, मॉर्फोलॉजी के, और सर प्लांट उनका फिजियोलॉजी भी के। एक्चुअली प्लान्ड है सारा कुछ, मतलब आपके फेस टेस्ट भी होंगे दोबारा से, आपके पार्ट टेस्ट भी होंगे, और फिर आपके फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे जैसे नीट में आते हैं, वो सब कुछ प्लान्ड है। तो मतलब उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिल ही जाएगा। आपके आई थिंक शायद 3 या 4 पार्ट टेस्ट होंगे, फिर 6 या 7 आपके फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे, वो सब भी होंगे। ओके सर, ओके। ओके चलो, कल मिलते हैं, कल हम पढ़ेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, क्योंकि वो उसमें तो फिर भी थोड़ा बहुत समझने का है। ह्यूमन जीनोम लास्ट में देखें। ओके सर, नमस्ते। ओके।